नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के संगठन को आखिरकार नई टीम मिल गई। बहुत इंतजार करने के बाद ये दिन आ गया और कई लोगों को बहुत अच्छे पदों पर नवाजा गया। कई अच्छे पद पर जो थे उनको वहां से हटा दिया गया, जो कि स्वाभाविक है कि अगर किसी को लाया जाएगा तो किसी को हटाया जाएगा। मीडिया और हम खोज रहे थे कि किसकी बल्ले बल्ले हुई है भाई, किस बड़े नेता को रमन सिंह जी का सिक्का चल गया क्या, सीएम साय ने अपने लोगों को सेट कर लिया क्या, संघ के लोगों को अच्छी तरजीह मिली है क्या, किरण सिंह देव ने अपनी टीम बना ली क्या। ये सारे बहुत सारे सवालों के साथ हमने कुछ डेटा जुटाने की कोशिश की कि कौन किसका करीबी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस संगठन के बंटवारे में आखिर किसकी चली है। वो भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जिन लोगों को हटाया गया है अब उनका राजनीतिक भविष्य किस तरफ जाएगा। क्योंकि यह कहा जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, यह कहा जा रहा है कि यही टीम अगला विधानसभा चुनाव करवाएगी, यानी यही सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होने वाले हैं संगठन में। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी में संगठन का अच्छा बोलबाला है, सत्ता के बराबर या कई जगह तो सत्ता से ज्यादा भी। सत्ता में मंत्री भले अदल बदल हो जाएं, पर यह संगठन की जो टीम बन गई, कहा जा रहा है कि लगभग ये रहेगी जब तक कि कोई सेल्फ गोल ना कर ले। तो आज शुरू करते हैं आपकी बात इसी मुद्दे पर कि किसके अरमान पूरे हुए हैं, कौन रह गया है खाली हाथ। शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि कांग्रेस इस पूरे नए जिम्मेदारियों का जो निर्वहन दिया गया है नए लोगों को, उसको लेकर के किस तरह से तंज कस रही है। भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, दीपक बैज क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। कार्यकारिणी आई है और सबकी निगाह जो उसमें जो नाम छपे हैं, जो नाम आए उसकी चर्चा नहीं है। रवि भगत का नाम सब लोग उसमें ढूंढ रहे थे कि रवि भगत कहाँ है। उसको अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कार्यकारिणी में कहीं भी उसको स्थान नहीं। उस लिस्ट में देखेंगे तो ज़्यादा नेताओं के परिक्रमा करने वालों की ज़्यादा उस लिस्ट में नाम है, नेताओं की चापलूसी करने वालों का ज़्यादा नाम है, नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले जी उजूरी करने वालों को ज़्यादा नाम है। कई ऐसे वरिष्ठ हैं, कई ऐसे ईमानदार लोग हैं जो उनको जगह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, बस चापलूसों को जगह दी गई है। बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे बंटवारे को लेकर, जरा सुनिए। नई जिम्मेदारियों को लेकर जो कांग्रेस तंज कस रही है और जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो, उसको लेकर संजय श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, रवि भगत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लगभग सभी पदों पर नए लोग आए हैं। ये बीजेपी की परंपरा है। ये कांग्रेस नहीं कि गांधी परिवार की सेवा करके हम जीवन भर नेता बने रहें, ये भाजपा है। रवि भगत जी का कार्यकाल पूर्ण हुआ, नए युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिया बने हैं। रवि भगत जी को समय पर पार्टी उस पर निर्णय करेगी, चिंतन करेगी और उनका उपयोग करेगी। मुझे लगता है एक नाम को पकड़कर अपनी राजनीति को चमकाने का, रवि भगत की जगह यदि दीपक बैज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते तो शायद दीपक बैज की आज कार्यकारिणी बन गई होती। आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। आज के सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत दिलचस्प सवाल हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई टीम तैयार, किसकी लगी लॉटरी, कौन हो गया बेरोजगार। किरण सिंह देव की नई टीम में किसकी चली, सीएम साय, रमन सिंह या संघ को तरजीह मिली। कांग्रेस ने बीजेपी में बताई गुटबाजी, पुराने पदाधिकारियों की क्यों हो गई छुट्टी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में हो गया खेला, किसकी कुर्सी गई, किसे संगठन में ताज मिला। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जो बने हैं ये तो ठीक है, ये किसके लोग हैं इस पर भी बात करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करूंगा धनंजय जी आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनंजय ठाकुर साहब आपके पास आता हूं। ये बीजेपी की नई टीम तैयार हो गई है सर, और कहा जा रहा है कि यही मुकाबला करने के लिए फाइनल 11 है, इनकी प्लेइंग 11 यही है। अब आप इसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। और दीपक बैज जी जो कह रहे थे कि चाटुकारों को तरजीह मिल गई है, तो मुझे लग रहा है आप लोग तो खुश होंगे फिर कि कमजोर टीम है भाई, चाटुकारों को रख लिया गया है, तो इस हिसाब से तो आपके हित में हो गया फैसला।
देखिए अभिलाष जी, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकारिणी घोषित की है, सबसे पहले मैं सभी लोगों को, भले हमारी विचारधारा अलग है, मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं जी। और दूसरी बड़ी बात आप देखेंगे, इस टीम में जनता की हक और आवाज़ उठाने वाले को कैसे दरकिनार किया जाता है, इसका उदाहरण है रवि भगत। रवि भगत भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी तो नहीं रहे हैं, और वो अपने क्षेत्र धर्मजयगढ़ और लेलुंगा उसकी उपेक्षा को लेकर लगातार वो मंत्री ओपी चौधरी पर आरोप लगा रहे थे कि जिस प्रकार से डीएमएफ फंड है, एसीआर का फंड है, जो उनके क्षेत्र का हक अधिकार है, वहाँ सड़क बननी चाहिए, धर्मजयगढ़ में, लेलुंगा में स्कूलें खुलनी चाहिए, अस्पताल खुलनी चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए उस पैसों से, क्योंकि खदान का क्षेत्र है और उस क्षेत्र को उस अधिकार से वंचित किया गया। उसकी पीड़ा उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, उसकी पीड़ा को लेकर लगातार वो जनता की आवाज़ को उठाते रहे। ये नहीं सोचे कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि हर व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि होता है, अपने क्षेत्र की बात करता है। और उनको जिस प्रकार से पद से हटाया गया, ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में जनता की आवाज़ या उनकी समस्याओं को रखने वालों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर तो वही टिक सकता है जो जी हुजूरी करेगा, जिंदाबाद करेगा, ताली बजाएगा, थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा और सर नीचे कर कर चलेगा। तो ये स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक दौर था जब तो धनंजय अडवाणी और अटल जी के नाम से जाना जाता था। रवि भगत की कुर्सी थोड़ी गई है धनंजय जी, यहाँ तो बहुत लंबे लोगों को हटा दिया भाई। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नई हैं, मीडिया का काम जो देखेंगे वो नए हैं, आप रवि भगत पर जाकर फोकस क्यों हो रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पुराने दिग्गज थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने सबको, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको अकेले को हटाया, ये तो बहुत लोगों को हटाया है। और जब किसी नए को लाना तो पुराने को हटाना है, तो हटा दिया उन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बात दीपक बैज जी ने कही है वो तंज के लहजे में कही है कि कमजोर टीम है, चाटुकार आ गया, तो आप खुश हैं या नहीं? बिल्कुल खुश हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, उस टीम जो उसका सूची का आप अगर गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ लोग नए हैं, बाकी लोग तो पुराने हैं। और जब पुराने को ही रखना था तो काम कर रहे लोगों को क्यों हटाया? क्या रवि भगत ने अडानी के खिलाफ जाकर आवाज उठा दिया और भाजपा के जो नेता हैं, जो अडानी के प्रवक्ता बने घूमते हैं, ओपी चौधरी, उनको पीड़ा हो गई इसलिए उनको हटा दिया गया? क्या इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल का व्यक्ति हो, हमारे तो जो मूल काम है जनता की समस्याओं को रखना, उसका निराकरण करना। कल सुंदरानी जी अगर कहीं जनता की आवाज उठाएंगे, सुंदरानी जी को हटा देंगे। मतलब पार्टी जो है जनता के हित में काम नहीं करना चाहती। ये पार्टी अडानी को प्रेरित पार्टी है, इसमें भी आपको केवल एक ही रीजन लग रहा है, बाकी विवाह अवस्थी नहीं, आपको नहीं दिख रही है, बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। आप रवि भगत पर अटक गए, जो बात सही कह रहे थे संजय जी कि वो एक ही आदमी पे अटके हैं, उनके पास बाकी कार्यकारिणी के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं। चलिए मैं आ जाता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी। श्रीचंद सुंदरानी जी, बड़ा बदलाव कर दिया आप लोगों ने। अब ये पुराने दिग्गज अडानी खिलाफ बोलने वाले खिलाफ ये कैसे कार्रवाई है? हाँ ठीक है, विवाह जी के लिए आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मीडिया जो संयोजक है उनके लिए कुछ नहीं बता रहे हैं, एक ही जगह आपकी सुई अटकी है। और मैं अब श्रीचंद सुंदरानी जी के पास आ रहा हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये पुराने दिग्गज अब क्या करेंगे? सर बेरोजगार कर दिया आपने इतने सारे अच्छे लोगों को, अब ये अच्छा काम नहीं कर रहे थे क्या? ये सर्टिफिकेट हो गया ना, आपने इनको पहले काम दिया और वो काम नहीं हो पा रहा है, अभी इनको इतने सारे लोगों को एडजस्ट कहां करेंगे? नहीं, अभिलाष जी, इसमें जो लोग आज पदाधिकारी नहीं बने उसमें अधिकांश लोग निगम मंडल में एडजस्ट हो गए, कुछ नगरीय निकायों में एडजस्ट हुए हैं। तो कहीं न कहीं दोहरी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी देती नहीं, और भारतीय जनता पार्टी आगामी 10-20 साल का फ्यूचर लेके चलती है, एक पीढ़ी तैयार करती है, लगातार एक नई पीढ़ी को तैयार करने का काम इस संगठन के माध्यम से किया गया है। ये सारे नेता कहीं न कहीं काम कर रहे थे संगठन में, आज जो प्रदेश में आए हैं, कोई जिले में काम कर रहा था, कोई प्रदेश में काम कर रहा था, इनको एक अवसर दिया है आगे बढ़ने का। क्योंकि नई टीम अगर हम तैयार नहीं करेंगे, वही चेहरे, वही चेहरों पे ही अगर दांव खेलते रहेंगे, तो निश्चित रूप से नए लोग क्यों आए पार्टी में, नए लोगों को क्यों नहीं दायित्व मिलना चाहिए। रहा सवाल रवि भगत जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी उठा रही है। रवि भगत जी तो आज दिन तक युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, आज घोषणा होने के पूर्व तक अध्यक्ष थे।
कार्यकाल समाप्त हुआ, हमारे यहाँ रिपीट करने की प्रवृत्ति नहीं है। एक कार्यकाल मिलता है, उसमें अपनी क्षमता को दिखाना पड़ता है और दिखाया उन्होंने। रवि भगत जी का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी, कहीं ना कहीं उनका उपयोग करेगी। किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। निगम में अभी और स्थान है, हमारे यहाँ बहुत सारे एल्डरमैन बनने हैं, निगम में उपाध्यक्ष बनने हैं, आयोग में अन्य नियुक्तियां अभी होना बाकी है। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं का समावेश इसमें होगा और ये नई पीढ़ी तैयार करना हमारी पार्टी की परंपरा रही है। हर बार हम परिवर्तन करके नए लोगों को लाते हैं और काम सिखाते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं और ये सफल पदाधिकारी रहे। कौन इसमें ऐसा है जो घिसा पिटा चेहरा है, जो परिक्रमा करता है? ऐसा एक चेहरे का तो नाम बताएं। ये आरोप लगाने से थोड़ी आरोप हो जाता है। हेमंत पाणिग्राही जी मीडिया के प्रभारी बने, वो पहले भी थे, मीडिया में काम किए हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। ठीक है, ठीक है। 13 प्रवक्ता बने हमारे। ठीक है, मैं जायसवाल जी के पास आऊंगा। धनंजय जी, आपके पास मीडिया में। ठीक है, जायसवाल जी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं डिबेट में। जायसवाल जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बना है, इससे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी है कि किसका आदमी क्या बना है। जरा मैं पीसीआर से कहूंगा वो जरा ग्राफिक्स भी हो तो जरा बताइएगा, जो कथित तौर पर है। अब अंदर कौन किसके साथ है वो तो बस वो जो है वो ही जानता है मन में। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पूरे संगठन के जो नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं, इसमें आपको किसका हाथ लगा कि मजबूत हुआ है? संगठन के लोग ज्यादा सेट हो गए, सीएम साय के करीबी आ गए, किरण सिंह देव जी ने अपना हाथ मजबूत कर लिया, या रमन सिंह जी की थोड़ी सी वापसी दिखी है? क्या हुआ, क्या है सर? जरा मुझे उस अंदर वाली बात पर बात आप बताइए, वो आप ही बता सकते हैं। अभिलाष जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार, को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम आई है, जो आपका सवाल है कि किसकी चली, भारतीय जनता पार्टी में दरअसल किसी एक की चलती नहीं है और इस बार भी किसी एक की चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो नई टीम दिख रही है, मिला जुला स्वरूप है, लेकिन इस टीम के जो मुख्य शिल्पकार हैं वो पवन शाह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। उन्होंने पूरी टीम कैसे बने, किनको कहाँ से लेना है, सामाजिक समीकरण कैसे सेट करना है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाए, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो जाए, तो ये सारी प्लानिंग जो थी वो संगठन महामंत्री पवन शाह की दिखाई देती है। उन्होंने सारा वो जुगड़ा भाग होना चाहिए था वो किया है। लेकिन 2-3 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस समय पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखा होगा। उसके बाद लोकसभा के जब चुनाव आए तो जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उसमें भी दिखा होगा। सुंदरानी जी अभी एक बात कह रहे थे, वो उसको लेकर के मैं भी उनका समर्थन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में अमूमन किसी को एक ही पद पर 2 बार रिपीट नहीं किया जाता। लेकिन रवि भगत, नरेश गुप्ता और गौरीशंकर श्रीवास ऐसे नाम है जिसको लेकर के सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें आज चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो पिछले संगठन में उनकी जिम्मेदारी रही है, उसके बाद उनको एकदम से बाहर कर दिया जाना, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आज जो सूची आई है उसमें अभी तक मुझे कार्यसमिति के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची दिखाई नहीं दी है। ये सूची कब आएगी और उसमें इनके नाम होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद सारी तस्वीर साफ होगी कि वास्तव में इनको सीधे सीधे दरकिनार कर दिया गया है या इनकी पार्टी के संगठन में थोड़ी बहुत भूमिका बची है और इनको पार्टी में एडजस्ट किया जाएगा। ये आने वाले दिनों में जब ये पूरी सूची सामने आएगी तब स्पष्ट होगा। जहाँ तक किसी एक नेता की बात है तो मुझे तो बिल्कुल से भी कहीं से भी ये नहीं दिखाई देता कि रमन सिंह हावी हो गए हैं, किरण सिंह देव अपनी टीम पाने में सफल हो गए हैं या विष्णुदेव साय के लोगों को उसमें मौका मिल गया है। कुल मिलाकर के जो संगठन महामंत्री पवन शाह है उसने उन्होंने जो इसका शिल्प किया है संगठन का, वो दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है जी अभिलाष जी। धनंजय ठाकुर जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अब इस संगठन की नई टीम के साथ क्या आपको लगता है कि सत्ता के साथ तालमेल ये लोग बैठा पाएंगे? और दूसरा, इसमें हम देख रहे हैं कि काफी लोग ऐसे हैं जो इन जिम्मेदारियों पर नए हैं, मतलब वो संगठन में काम कर चुके हैं पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो नई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपसे विपक्ष के तौर पर नहीं, चूंकि आप छत्तीसगढ़ के राजनीति को बहुत लंबे समय से बहुत नजदीकी से देखते आए हैं, तो एक राजनीतिक संगठन के अंदर नए लोगों की भूमिका कितनी प्रभावी हो सकती है? मैं आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यह सवाल पूछता हूं, क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या चुनौतियां होंगी और क्या फेवर में जा सकता है बीजेपी के?
देखिए अभिलाष जी, जी छत्तीसगढ़ में जो जनमानस में जो चर्चा का विषय है कि ये सरकार कठपुतली सरकार है, इस सरकार को अडानी चला रहे हैं और स्वाभाविक बात है जो अडानी को पसंद होगा वही काम यहाँ पे होगा। देखो मैं अडानी नाम भी अडानी नजर आता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस पार्टी का। हमारा संगठन हमारे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, उसमें आप कह रहे हैं कि अडानी की टीम है। अडानी भाजपा का संगठन। अरे एक आदमी तो बता दो जो अडानी से संपर्क में रहता हो। सुनने में आ रहा है कि अडानी आरएसएस को भी संचालित कर रहा है। अरे ये सब भ्रम फैलाना बंद करो भाई। वो संगठन कहाँ रहेगा, वो दल कहाँ रहेगा भाई? जब केंद्र की सरकार, ठीक है, केंद्र की सरकार, भाजपा की सभी राज्यों की सरकार अडानी के रिमोट में चल रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री फैसला नहीं कर पाते, तो तालमेल कहाँ है? सरकार ही नहीं है, तालमेल दूर की बात है। और सुंदरानी जी कह रहे थे कि हमारा एक व्यक्ति एक पद दिया जाता है। अरे संतोष पांडे जी तो सांसद है, आपने उनको प्रवक्ता बना दिया। रूप चौधरी जी भी आपके सांसद है, आपने उनको प्रवक्ता बना दिया। आपने रवि भगत को सिर्फ इसलिए हटा दिया कि वो अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे, और जब अडानी के प्रवक्ता है ओपी चौधरी, उनके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया है। ठीक है, आपके यहाँ तो बोलने वालों को भगाया जाता है क्योंकि जनता के आवाज उठाना धनंजय जी, पसंद नहीं है। आप धनंजय जी रवि भगत जी को आप इनविटेशन दे रहे हैं क्या आपकी पार्टी में आने के लिए? दे दीजिए सर। बहुत ऐसा लग रहा है कांग्रेस के लिए इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा योद्धा राजनेता कोई है तो वो रवि भगत है। दे दीजिए। वो आना चाहे तो हम स्वागत करेंगे उनका, हम तो सुंदरानी जी का भी स्वागत करेंगे। बिल्कुल जनता की आवाज उठाए, हम इसलिए उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, वो कल तक रवि भगत जी के लिए धनंजय ठाकुर जनता की आवाज उठाए ना। धनंजय ठाकुर जी, मैं वही कह रहा हूं कि कल तक रवि भगत के लिए एक पॉजिटिव बात नहीं निकल रही थी आपके मुंह से, और आज मौका मिल गया तो दे छक्के पे छक्के कल ही बोल देते, आज थोड़ी आवाज उठाए वो जनता के लिए। जो आपको लग रहा है कि जनता की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, आपने कभी उनकी तारीफ की? किसी नेता ने तारीफ की? अभिलाष जी, हाँ अभिलाष जी, हाँ अभिलाष जी एक बात बिल्कुल की तारीफ की। बिल्कुल भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी ने, रवि भगत ने जब धर्म जयगर ललूंगा के विषय में बात उठाए तो हमने उनको समर्थन किया। हमने कहा हमारी विचारधारा अलग हो सकती है पर जनता की आवाज अब उठा रहे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हमने कहा है, हमने उनके साथ सपोर्ट किया है कि इनकी मांग जायज है। सड़क अगर मांग रहा है, कोई बिजली मांग रहा है, पानी मांग रहा है, अस्पताल श्रीचंद सुंदरानी जी के पास आता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, हम कहा हम आपके साथ हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, कुछ नैरेटिव सेट होते हैं। ठीक है धनंजय जी, आप ही का सवाल लेकर सुंदरानी जी के पास सीधे आ रहा हूं, कोई इधर उधर नहीं होगा। कुछ नैरेटिव सेट हो रहे हैं, कांग्रेस वो सेट कर रही है कि रवि भगत जी को आपने बलि चढ़ा दिया, उसमें एक कद्दावर मंत्री का नाम भी वो बार बार ले रहे हैं। अब कोर्स करेक्शन के लिए या मैसेज सही चला जाए उसके लिए रवि भगत जी को आप ठीक ठाक जगह पर ससम्मान पद देंगे, या जो कहा है आपने कि भाई हमने जो जिम्मेदारी दी थी उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब देखा जाएगा उनको क्या मिलता है क्या नहीं? तो ऐसा तो नहीं कि ये मामला भारी पड़ेगा और लोगों में गलत मैसेज जाएगा और कल को रवि भगत जी जो हैं वो ही सोचने लगे कि भाई ऐसी पार्टी में जिसमें अगर मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए विकास कार्यों की मांग करी तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई। उस चीज को ये बार बार अंडरलाइन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, रवि भगत जी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। रवि भगत जी ने अगर क्षेत्र की जनता के लिए कोई आवाज उठाई, ना कई चीजें सार्वजनिक नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए? पार्टी भाई वो वोट मांगने जाता है, भाजपा झंडा उठाता तब सार्वजनिक रहता है। रवि भगत जी बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है। ठीक है धनंजय जी, बोलने दीजिए, उनके बारे में नहीं, धनंजय जी बोलने दीजिए, खिलाफ धनंजय जी उनको आप अपने टाइम पे बोलिए, उनको जवाब दे दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। प्रमुख कार्यकर्ताओं की बोलिए, बहुत बड़ी संख्या है। सारे लोगों को सम्मानित पद पे एडजस्ट किया जाएगा। संगठन के साथ साथ हम सत्ता में भी भागीदारी देंगे कुछ लोगों को, और काम होगा। पार्टी सभी का ख्याल रखती है और नए लोगों को अवसर। देखिए कांग्रेस पार्टी नहीं है, ठीक है, रवि भगत को नोटिस दिए, पद से हटा दिए, ठीक है, कोई पद से ना धनंजय जी, धनंजय जी, ना धनंजय जी, धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी इतना भी डिक्टेट मत कीजिए आप उन्हें। ठीक है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, आपने सवाल उठाया, ठीक है ना, ये वो एक किसके साथ क्या करते हैं धनंजय जी, ठीक है। अभी आपकी पार्टी में भी कई लोगों को आपने पद पर नहीं रखा। हमारे धनंजय जी, मामले में आपकी पार्टी में भी कई लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं। उस वक्त टीएस सिंहदेव साहब असंतुष्ट थे जब आप सत्ता में थे, तो क्या हमें आरोप लगा दें कि टीएस सिंहदेव साहब के साथ आपने अन्याय किया? मंत्री है इसलिए नोटिस देकर छोड़ दिए। ना गलत बात। धनंजय जी आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इतना इनमें भी मत निकालिए ना कि बिल्कुल आपके हिसाब से हो जाए।
मतलब कांग्रेस के लेटर हेड पे थोड़ी बीजेपी के संगठन की नियुक्ति होगी, लेकिन सवाल ही उठा रहा हूँ। पर आपने सवाल मंत्री लगातार देवांगन को भी नोटिस दिया, एक लिमिट उसमें होगी कोई ना। कार्रवाई नहीं की। आपके कांग्रेस में आज कितने सुबह लोग हैं जो से असंतुष्ट हमारी- हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है आज कि वो सुबह- कांग्रेस के लोग सीएम साय के लिए काम करते हैं, ये थोड़ी इसका मतलब। असंतोष होता है, पार्टी कई बार अनुशासन को हमने लेकर तो कार्रवाई नोटिस दे करती दिया है। जो हमारे हैं, देखिए अभिलाष जी, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ना। ठीक है, तो सुंदरानी जी को बात करने कार्रवाई दीजिए क्यों नहीं? सर, बस मंत्री से छोड़ सुंदरानी जी दीजिए। को बात करने दीजिए, बस नोटिस 5 सेकंड भाजपा ने लेता हूं, दिया, फिर मैं तय आराम से करेगी सीधे। क्या नहीं, कांग्रेस आपने दिया था पार्टी? नोटिस। अरे आपने हमें कब नोटिस दिया था, कार्रवाई क्यों करनी कार्रवाई नहीं की है? नहीं, ये हमारे पार्टी के मामले क्यों में तय कार्रवाई नहीं करेंगे की ठीक है, क्या? चलिए कोई बात ये नहीं। हमें एक बताएंगे कमजोर क्या कि कार्यकर्ता, हमें क्या आदिवासी करना है, ये कार्यकर्ता, बताएंगे। धनंजय जी, आप ये बताएंगे धनंजय जी, हमें। कांग्रेस भी नोटिस देती है। धनंजय जी, आप कांग्रेस में जिसको नोटिस देते हैं, धनंजय जी, क्या आप कांग्रेस में जिसको नोटिस देते हैं वो बीजेपी के लिए काम करता है क्या? लखनलाल देवांगन को नोटिस दिया, कार्रवाई क्या किया? ना ठीक है, वो पार्टी का मामला। चलिए जायसवाल जी के पास वापस आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के पास वापस आ रहे हैं। चलिए ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है, अब मैं जल्दी से आता हूं। जायसवाल जी, सवाल यहां पर यह है कि ये जो नई टीम है, अगर मैं इसकी उपयोगिता देखूं और आपसे जानना चाहूं कि भविष्य में ये बीजेपी के लिए कितनी मुफीद हो सकती है। हालांकि देखिए, एक लंबा समय है, अगर वो नए लोग भी हैं तो सीखने का मौका है उनके पास, बहुत लंबा वक्त है। और दूसरा सवाल यह कि जो लोग हटाए गए हैं पदों से, उनका भविष्य और ये नए संगठन की जो टीम है, इसका भविष्य कैसे देखते हैं सर आप दोनों? देखिए अभिलाष जी, बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में नियम ही हैं, उनके संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को एक पद पर एक ही कार्यकाल मिलेगा। तो एक कार्यकाल मिला, जो लोग नए आए हैं, स्वाभाविक रूप से जब एक कार्यकाल मिलेगा तो दूसरे कार्यकाल में नए लोग ही आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन के लोगों को ट्रेनिंग देने की एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, और उस तरीके से उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरीके से संगठन में काम करना है, किस तरीके से अपने प्रभार वाले जिलों में संगठन को मोबिलाइज करना है, उनकी उपयोगिता किस तरीके से होगी, कैसे उनसे काम कराया जाएगा, कैसे संगठन की रचना में उनकी भूमिका होगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी का सेट पैटर्न है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती। उसमें केवल ये देखना होता है कि कौन कितना शार्प है, कौन किसकी कितनी क्षमता है, कौन किस तरीके से काम करने की किसी क्या शैली है, और वो किस तरीके से जा करके लोगों को, जो पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, जो उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में आएंगे, क्योंकि सारे लोगों को कोई ना कोई प्रभार अलग से मिलेगा। अभी पदों की जिम्मेदारी मिली है, प्रभार भी मिलेगा। तो जब वो उनको प्रभार मिलेगा तो वो उसको किस तरीके से संभालते हैं, ये तमाम चीज़ें तय रहती है, और उसी के हिसाब से उनको प्रभार दिया जाएगा। और यह आकलन किया जा चुका होगा कि किसकी किस तरह की क्षमता है, किस तरीके से किसका उपयोग किया जाना है। ठीक, तीनों महामंत्रियों को, 8 उपाध्यक्षों को किस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका काम किस तरीके से विस्तारित किया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जिन लोगों की भूमिका के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो पिछली कार्यकारिणी में थे, अब इस कार्यकारिणी में दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी उनमें से अधिकांश लोग आने वाले दिनों में जब आपको पूरे प्रदेश कार्य समिति की सूची सामने आएगी तो उसमें से ज़्यादातर लोग आपको प्रदेश कार्य समिति में शामिल दिखाई देंगे, सब वो कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर दिखाई देंगे। ठीक है, उनकी अपनी भूमिका होगी, उनकी भूमिका भी वो सीधे सीधे बाहर नहीं किए गए हैं, उनकी कोई ना कोई भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने जो क्षमतावान कार्यकर्ता है उसका उपयोग करना जानती है, और वो उपयोग करते रहती है। तो जो पद में नहीं होते हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जाती है, जो पद में होते हैं उनको तो जिम्मेदारी उनकी तय ही रहती है। तो जिनके पास अभी आने वाले दिनों में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो भी पार्टी के काम में लगाए जाएंगे, और उनसे भी उतना ही मेहनत कराया जाता है भारतीय जनता पार्टी में जितना एक पदाधिकारी से कराया जाता है। पदाधिकारी के पास एक तय जिम्मेदारी रहती है तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई अभियान चलता है, कोई गतिविधि होती है, कोई कार्यक्रम चलते हैं, तो उसमें सबको जिम्मेदारी मिलती है और सबको कोई ना कोई काम सौंपा जाता है। रहा सवाल आने वाले चुनाव के समय का, तो आने वाले चुनाव के समय में केवल यही टीम नहीं काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जिलों की टीम काम करती है, मंडल की टीम काम करती है, केंद्रीय कार्य समिति से केंद्रीय प्रभारी भेजे जाते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई कमजोर कड़ी है तो उसकी वजह से किसी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चिंता होती नहीं है। उस कमजोर कड़ी को कैसे ढकना है, कैसे उसको मजबूत बनाना है, इसकी एक रचना होती है, और उस रचना में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रबंधन करना जानती है, और वो आने वाले दिनों में भी वो आपको दिखाई देगा। तो ये जो टीम है ये बहुत नौसिखिया टीम नहीं है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगठन में काम किया हुआ है, कोई जिले स्तर पर काम किया, कोई प्रदेश में पदाधिकारी रहा है, कोई प्रदेश की कार्य समिति में रहा है, ठीक है सर, कोई विधायक रहे हैं, कोई संसदीय सचिव रहे हैं। तो ऐसे लोगों की ये टीम है।
तो ये टीम आने वाले दिनों में संगठन ठीक है, सर। महामंत्री और इनके जो संगठन के प्रभारी हैं उनके दिशा निर्देश पर काम ठीक है, करेगी। सर। कोई स्वतंत्र काम तो किसी को करना होता नहीं है, जयसवाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जिम्मेदारी होती भी नहीं है स्वतंत्र। ठीक है, तौर सर, पर मुझे किसी वाइंड को अप करना निर्णय होगा, प्लीज। होता नहीं है। तो जो समूह का निर्णय होता है, लगता है जो टीम जयसवाल जी का निर्णय कनेक्शन होता जो है, सबको एक्ट करना है, वो सबको लूज हो गया है, क्रियान्वित टूट करना गया है है, कनेक्शन तो उनसे कोई मेरा। दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की नई कार्यकारिणी जो तैयार हो चुकी है, उससे कांग्रेस को कितनी दिक्कत होगी आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस की भी टीम बनने को तैयार है, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस में भी बहुत जल्द ही संगठन के जो तमाम पद हैं वो उसको लेकर के बहुत सारी चीजें होनी हैं। अब कुल मिलाकर के जो चुनाव के बाद का माहौल था वो खत्म हो गया है और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने महारथियों को कमर कसने के लिए तैयार कर दिया है और अगले चुनावी रण के लिए अभी से दोनों पार्टियां भिड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं श्रीचंद सुंदरानी जी, धनंजय ठाकुर साहब और धर्मेंद्र जायसवाल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।